क्लास 12th के ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में स्वागत है। मैं 2 वीडियो इस पार्ट के पहलवान की ढोलक के बना चुका हूँ। छोटे वीडियो ही मैं बनाता हूँ, ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो आप देखना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मैंने छोटे वीडियो बनाए। साथ में मैं ये भी कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो समय पर आपको सूचना मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, और जब सूचना मिलेगी तो आप फिर उस वीडियो को देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अतिरिक्त परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर। लुट्टन पहलवान का बचपन किस प्रकार व्यतीत हुआ। लुट्टन पहलवान का बचपन जो किस प्रकार व्यतीत हुआ ये बताना। लुट्टन पहलवान का बचपन कोई सुखमय नहीं था। 9 वर्ष की उम्र में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। सौभाग्य से उसकी शादी हो चुकी थी। 9 वर्ष के पहले विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में ही वह गाय चराता, घरोष्ण दूध पीता, यानी गाय भैंस के थनों से निकाल कर ताज़ा दूध पीना, घरोष्ण दूध पीना है ना। कसरत किया करता था। लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लोगों से बदला लेने के लिए उस पर कसरत का भूत सवार हो गया था। कसरत के कारण बचपन में ही उसका सीना चौड़ा और शरीर सुडौल व मांसल हो गया था। चलिए दूसरा प्रश्न है। लुट्टन पहलवान के गांव में अचानक क्या वज्रपात हुआ। अचानक गांव पर एक यह वज्रपात हुआ कि पहले अनावृष्टि हुई, यानी सूखा पड़ा, वर्षा नहीं हुई। फिर अन्न की कमी हुई, क्योंकि सूखा पड़ेगा तो अन्न पैदा नहीं हुआ, अन्न पैदा नहीं हुआ तो अन्न की कमी हुई। और फिर अकाल पड़ा अन्न की कमी के कारण, यानी लोग मलेरिया और हैजे की महामारी ने भी लोगों को भूनना शुरू कर दिया। गाँव सूना होने लगा, घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 लाशें उठने लगी। चारों ओर हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन सुनाई देता था। दिन तो लोग एक दूसरे की सूरत देखकर बिता देते थे, परंतु रात्रि की विभीषिका और बढ़ जाती थी, डर और बढ़ जाता था। अगला प्रश्न है। चलिए ये तो प्रश्न था, अब हमें बेक करके वो निकालना पड़ेगा। चलिए बेक करके 8-3 ये वाला। चलिए अभी आ गया। यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या लिखा है। शेर का बच्चा कौन था, उसे टाइटल कैसे प्राप्त हुआ। शेर का बच्चा पंजाब का युवा पहलवान था जिसका नाम चांद सिंह था, जिसका वास्तविक नाम चांद सिंह था। वह अपने गुरु बादल सिंह पहलवान के साथ श्यामनगर के मेले में आया था। अब वो जो चांद सिंह था वो अपने गुरु बादल सिंह के साथ श्यामनगर के मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपकती रहती थी या टपक रही थी। उसने 3 दिन में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह और अपने जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों यानी पहलवानों को पछाड़ दिया। उसने 3 दिन में ही पंजाबी पहलवान और पठानी पहलवानों के गिरोह को और साथ में अपने जोड़ी के और अपनी उम्र के सभी पहलवानों को या पट्टों को पछाड़ दिया, जिस कारण उसे शेर के बच्चे का टाइटल प्राप्त हुआ। चलिए फिर आगे क्या बताया। श्यामनगर के वृद्ध राजा ने किससे, क्यों तथा क्या देकर कहा, जाओ मेला देखकर घर जाओ। जाओ मेला देखकर घर जाओ, ये वाक्य श्यामनगर के वृद्ध राजा ने लुट्टन पहलवान से 10 रुपये का नोट देकर कहा। लुट्टन पहलवान से 10 रुपये का नोट देकर कहा। राजा शेर के बच्चे को दरबार में रखने की सोच रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि लुट्टन चांद सिंह को पराजित करे, पर उन्होंने प्रथम आक्रमण में ही लुट्टन की कुशलता को परख लिया। राजा ने कुश्ती बंद कराई, लुट्टन को अपने पास बुलाया और उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये का नोट देकर समझाते हुए ये वाक्य कहा। क्या कहा, जाओ मेला देखकर घर जाओ। कुश्ती में चांद सिंह पहलवान के पराजित होने पर राजा ने लुट्टन के साथ कैसा व्यवहार किया। लुट्टन के विजयी होने पर, यानी कि कुश्ती में चांद सिंह पहलवान के पराजित होने पर लुट्टन के विजयी होने पर राजा साहब ने उसे स्वयं छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। लुट्टन को राजा साहब से पुरस्कार ही नहीं मिला, बल्कि उसे अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पहलवान बनने पर लुट्टन के जीवन में क्या परिवर्तन
आए। राज पहलवान बनते ही लुट्टन के जीवन के सुखी पलों का भी आगमन हो गया था। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन, व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। कुछ ही समय में उसने एक एक करके सभी पहलवानों को पराजित कर दिया, यहाँ तक कि काला खां नाम के पहलवान को भी पराजित कर दिया। अब वह दरबार का दर्शनीय जीव हो गया। उसने अपने दोनों बेटों को भी दरबार में बुला लिया। इसी बीच उसकी माँ यानी उसकी सास व पत्नी की भी मृत्यु हो गई। राज दरबार में रहते हुए उसके ये 15 वर्ष अजय पहलवान के रूप में बीते। ये यहाँ हुआ। शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था। यानी शरीर तो वृद्धि कर रहा था लेकिन उसकी बुद्धि नहीं हो रही थी, बुद्धि की वृद्धि। तो इस पंक्ति का से उदाहरण से सहित स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का से एक ही राजा की कृपा दृष्टि तथा पौष्टिक भोजन के कारण उस शरीर में किसके लुट्टन पहलवान के शरीर में लगातार वृद्धि होने लगी थी। इसके विपरीत बुद्धि के विकास का स्तर गिर रहा था। उसका उदाहरण यह है कि वह मेला देखने जाता, लंबा कुर्ता, अस्त व्यस्त पगड़ी पहनना, चुहल करना यानी मस्ती करना, शरारतें करना, नाश्ते में 2 किलो रसगुल्ले खाना, 8-10 पान की गिलोरियाँ या पान के बीड़े खा जाना, और वो पान के बीड़े को जो लार है ठुड्डी तक लाल हो जाती थी, ठुड्डी भी लाल हो जाती। लौटते समय रंगीन अबरख का चश्मा, पीतल की सीटी बजाना, खिलौने नचाना, बच्चों जैसी क्रियाएं कर रहा था। कौन? लुट्टन पहलवान। अब अगला, जाड़े की अमावस्या की ठंडी और काली रात की विभीषणता का क्या कारण था? तो ये बताया उसमें प्रश्न में। सर्वप्रथम तो सर्दी की अमावस्या के कारण घनघोर अंधेरा व ठंड ने रात को भयानक बना दिया। सूखा, अकाल, महामारी व अन्न की कमी से गांव के लोग मर रहे थे। रात ओस के रूप में आंसू टपका रही थी। आकाश में कोई टूटता हुआ तारा दिखाई देता था। शेष तारे टिमटिमा रहे थे। सियारों, पेचक व कुत्तों की डरावनी आवाज़ आगत मुसीबत का संकेत कर रही थी। झोपड़ियों में से करुण क्रंदन के साथ हरे राम, हे भगवान की आवाज़ें आ रही थी। बच्चे निर्बल आवाज़ में माँ माँ पुकार रहे थे। इन सब कारणों से अंधेरी ठंडी रात की विभीषणता और बढ़ जाती थी। क्या है कि इसमें यह बताया है कि सर्वप्रथम तो सर्दी की जो अमावस्या की रात है वो घनघोर अंधेरी होती है। इस कारण ठंड ने रात को भयानक बना दिया और घनघोर अंधेरे ने। सूखा, अकाल, महामारी व अन्न की कमी से गांव के लोग मर रहे थे। दूसरा कारण ये था, रात ओस के रूप में अपने आंसू टपका रही थी। अचानक आकाश में कोई टूटता हुआ तारा दिखाई देता था। शेष तारे टिमटिमा रहे थे। सियारों, पेचक व कुत्तों की डरावनी आवाज़ें आगत यानी आने वाली मुसीबत का संकेत कर रही थी। झोपड़ियों में से करुण क्रंदन यानी करुण आवाज़ें, रोने की आवाज़ें, करुण क्रंदन में दुख भरी आवाज़ें के साथ हे राम, हे भगवान की आवाज़ें भी आ रही थी। बच्चे निर्बल आवाज़ में, कमज़ोर आवाज़ में माँ माँ पुकार रहे थे। इन सब कारणों से अंधेरी ठंडी रात की विभीषणता और बढ़ जाती थी। लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों को किस प्रकार प्रशिक्षित करता था? लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों को किस प्रकार प्रशिक्षित करता था? माँ व पत्नी की मृत्यु के बाद लुट्टन अपने दोनों बेटों को दरबार में ले आया था। मतलब प्रतिदिन प्रातःकाल लुट्टन स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों को कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की शिक्षा देता। ढोल की आवाज़ के प्रताप को बताकर उसे गुरु बताता। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करने की शिक्षा देता। मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए जैसी सांसारिक बातें सिखाता था। अगला प्रश्न है, लुट्टन पहलवान को लुट्टन पहलवान को राज दरबार से क्यों निकाला गया था? वृद्ध राजा की मृत्यु हो गई थी। राजकुमार ने विलायत यानी इंग्लैंड से आते ही दरबार की शिथिलता दूर की तथा अन्य परिवर्तन भी किए। इन्हीं परिवर्तनों की चपेट में लुट्टन भी आ गया था। लुट्टन पहलवान भी इन्हीं परिवर्तनों या चेंजेस की चपेट में आ चुका था। दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया। पहलवान तथा उसके दोनों बेटों का दैनिक भोजन व्यय बहुत अधिक था, अतः राजकुमार ने लुट्टन को साफ जवाब दे दिया। राज दरबार में उसकी कोई आवश्यकता नहीं। लुट्टन गर्दन में ढोलक डालकर दोनों बच्चों के साथ लेकर अपने पैतृक गांव में आ गया।
दोनों बेटों की अंतिम इच्छा को लुट्टन पहलवान ने कैसे पूरा किया और अंतिम संस्कार किस प्रकार किया। क्रूर काल के आघात में पड़े दोनों बेटों ने असहाय वेदना से छटपटाते हुए पिता से कहा, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। पहलवान सारी रात चटाक चट्ट धा वाली ताल बजाता रहा। बीच बीच में मारो बहादुर कहकर बेटों की इच्छा पूरी करता रहा। प्रातःकाल दोनों बेटे जमीन पर पेट के बल निस्पंद पड़े थे, बने बिल्कुल मरे हुए पड़े थे। कोई धड़कन की आवाज़ नहीं थी। अनायास लुट्टन के मुंह से निकला, दोनों बहादुर गिर पड़े। अनायास लुट्टन के मुंह से निकला, दोनों बहादुर गिर पड़े। उसने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर से मिट्टी मलकर कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहाया। संपूर्ण गांव सुनकर दंग रह गया। इस प्रकार उसने अपने बेटों का अंतिम संस्कार किया। अगला प्रश्न है, पहलवान के मरने पर उसकी अंतिम इच्छा को किसने व कैसे पूरा किया। एक रात को ढोलक की आवाज़ सुनाई ना देने पर उसके कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित्त पड़ी थी। एक शिष्य ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त मत नहीं लेटाना, पेट के बल सुलाना। चिता पर मुझे चित्त नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ, मैं ज़िंदगी में कभी उल्टा चित्त नहीं हुआ, पीठ के बल चित्त नहीं हुआ, इसलिए मुझे पेट के बल लिटाना। चिता सुलगाते समय ढोलक बजा देना। उसकी इस अंतिम इच्छा को उनके शिष्यों ने पूरा किया। रात्रि की विभीषिका में पहलवान की ढोलक ललकार कर क्या चुनौती देती थी। तो ये देखिए यहाँ पर आया, गांव में फैली महामारी के दिनों में लुट्टन की ढोलक शाम से सुबह तक बजकर रात्रि की विभीषिका और मृत्यु को ललकार भरी चुनौती देती थी। गांव के अर्धमृत आधे मरे औषधि उपचार पथ्य विहीन ग्रामीणों में वह संजीवनी शक्ति भरती थी, जिससे समस्त ग्रामीणों के शरीर में बिजली सी कौंध जाती थी। ढोलक ना तो डॉक्टर थी, ना उसके पास कोई दवाई, ना उसके पास कोई उपचार था, ना उसके पास महामारी को नष्ट करने की शक्ति थी, लेकिन आँख मूंदते मरते समय प्राणियों को कोई तकलीफ नहीं होती थी ढोलक की वजह से। पहलवान की ढोलक आंचलिक कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य अंतिम अति संक्षिप्त रूप में दीजिए। प्रतिपाद्य है ना पहलवान की ढोलक का। तो रेणु जी की पहलवान की ढोलक आंचलिक कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। माने आंचलिक कहानी है, लेकिन व्यवस्था के बदलने के साथ साथ लोक कला के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह विलायत से आए राजकुमार का जमना भारत पर इंडिया के छा जाने की घटना है। पहले भारत हुआ करता था, अब इंडिया हो गया, जिस कारण लुट्टन लोक कलाकार के स्थान से उठकर उदरपूर्ति के स्थान पर आ जाता है। फिर भी लोक कला मानव जाति को जीवंत बनाती है। मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाने का प्रश्न ही रह जाता है। कहानी के इसी मुख्य प्रतिपाद्य को समझना आज का अनिवार्य आवश्यकता है। इस तरह से ये पूरा वीडियो पूरा होता है।